हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का जीव विज्ञान, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है ना। और ये हमारे चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है। और देखिएगा, ये एनसीईआरटी है, जो आपकी नई वाली एनसीईआरटी है उसके हिसाब से आपका अध्याय नंबर 5 है, और पुरानी वाली के हिसाब से क्या होगा, 6 होगा। ये कंटेंट दोनों में क्या है, सेम है, तो इससे आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। और देखिएगा, इस चैप्टर पे जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है, 11वां वीडियो लेक्चर होने वाला है। अगर आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है ना। तो चलिए देख लेते हैं आज का क्या टॉपिक होने वाला है। तो आज का हमारा टॉपिक है मानव में श्वसन की क्रियाविधि। ठीक है, तो ये आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, मानव में श्वसन की क्रियाविधि। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। देखिएगा, इसके अंतर्गत क्या होगा, कई सारे टॉपिक आ सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम पढ़ लेते हैं मानव में श्वसन की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ रिस्पायरेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, इसमें क्या दिया गया है इसे देख लेते हैं हम लोग। मानव में श्वसन प्रक्रिया को निम्नलिखित दो भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, जो मानव में हम लोग में श्वसन की क्रिया होती है उसे हम क्या कर सकते हैं, दो भाग में बांट सकते हैं। बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन, और दूसरा होता है आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। देखिएगा, आंतरिक उतना सही शब्द नहीं है, लेकिन कोशिकीय श्वसन यह ज़्यादा सही शब्द है, आपको ज़्यादा ही लिखा हुआ मिलेगा। इंटर या सेलुलर रिस्पायरेशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रिस्पायरेशन। क्या होता है बाह्य श्वसन? इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य श्वसनीय गैसों ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय होता है। इसे निम्नलिखित पदों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है। देखिए, बाह्य श्वसन का मतलब क्या है कि कोई जीव है और उसके वातावरण में जो गैस है उसका आदान प्रदान ही होना ही क्या कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। और आगे ऐसे लिखा गया है कि बाह्य श्वसन को निम्न पदों में विभक्त किया जा सकता है। वे पद क्या है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। पहली होती है हमारा श्वासोच्छ्वास। पहली प्रक्रिया क्या होती है, श्वासोच्छ्वास होती है। दूसरी क्या होती है, फेफड़ों में गैसीय विनिमय होता है और ऑक्सीजन का परिवहन होता है। फिर उसके बाद क्या होएगा, ऊतक स्तर पर गैसों का विनिमय होगा। ठीक है। फिर सबसे लास्ट प्रक्रिया क्या होगी, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो इतनी सारी प्रक्रियाएं क्या होती हैं, बाह्य श्वसन के अंतर्गत आती हैं। श्वासोच्छ्वास, फेफड़ों में गैसीय विनिमय, ऑक्सीजन का परिवहन, ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। तो इन सभी को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं हम लोग आगे। ठीक है ना। आगे देख लेते हैं कौन सा टॉपिक है। पहला हमारा टॉपिक क्या है, श्वासोच्छ्वास, जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीदिंग। ठीक है ना। श्वासोच्छ्वास यानी कि इंग्लिश में से क्या बोला जाता है, ब्रीदिंग बोला जाता है। वायुमंडल से श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को ग्रहण करने तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया श्वासोच्छ्वास कहलाती है। ठीक है ना। देखिएगा, यह श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया क्या होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, शुद्ध वायु को अपने शरीर के अंदर लेते हैं और अशुद्ध वायु को बाहर निकालते हैं। तो अगर हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग क्या लेते हैं, शुद्ध वायु में ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। तो क्या कहलाएगी, श्वासोच्छ्वास कहलाएगी। श्वासोच्छ्वास क्रिया विधि निम्न दो चरणों में पूर्ण होती है। अब देखिएगा, यह जो श्वास की क्रिया है यह निम्न दो चरणों में पूर्ण होती है। पहली क्या होती है, निःश्वसन यानी कि इंस्पायरेशन, और दूसरा क्या होता है, निः श्वसन, इसे बोलते हैं एक्सपायरेशन। तो सबसे पहले देते हैं निःश्वसन। निःश्वसन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है, इंस्पायरेशन क्या होता है। इस प्रक्रिया में शुद्ध वायु श्वसनांगों द्वारा फेफड़ों में पहुंचती है, यानी कि जो हम लोग शुद्ध वायु को अंदर लेते हैं वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, निःश्वसन कहलाती है। इस प्रक्रिया में पसलियां ऊपर उठती हैं और हमारा डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वक्ष गुहा यानी कि थोरैसिक कैविटी का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़ों में वायुदाब कम हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वायु फेफड़ों में भर जाती है। ठीक है ना। देखिएगा, यही प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होती है, शुद्ध वायु हमारे शरीर के अंतर्गत जाती है। ठीक है ना। तो इसको हम एक चार्ट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। वो चार्ट क्या है उसे भी देख लेते हैं। इससे क्या हुआ, देखिए जो ऊपर लिखा गया उसे सरल भाषा में पसलियां क्या हुई, ऊपर गई, जिससे क्या हो गया, आपका डायफ्राम चपटा हो जाता है। डायफ्राम जब चपटा होगा तो वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना। जब वक्ष गुहा का आयतन बढ़ेगा तो उससे होगा क्या, उससे होता है कि फेफड़ों में जो क्या होता है, वायु दाब होता है वह कम हो जाता है। जब वायु दाब कम होगा फेफड़ों में तो हवा कहाँ पर चली जाएगी, फेफड़ों के अंदर, यानी कि वायु कहाँ पर चली जाती है, फेफड़ों के अंदर चली जाती है। जो दूसरा वाला पॉइंट था ऊपर वाला, इसे सरल भाषा में यहाँ पर ऐसे डायग्राम के माध्यम से बता दिया गया है। ठीक है ना। तो यही सारी क्या होती है, प्रक्रियाएं होती हैं निःश्वसन में।
ठीक है, क्या वो पसलियां ऊपर चली जाती हैं, डायाफ्राम चपटा हो जाता है, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और फेफड़ों में वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और वायु कहाँ पर चली जाएगी, फेफड़ों के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो दूसरी प्रोसेस देख लेते हैं, निह श्वसन, इंस्पायरेशन। ठीक है, इंस्पायरेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। इस प्रक्रिया में वायु फेफड़ों से बाहर निकलती है, यानी कि जब हम लोग फेफड़ों जो वायु बाहर निकलती है उसी प्रक्रिया क्या बोलते हैं, निःश्वसन बोलते हैं। इसमें क्या होगा, इस क्रिया में पसलियां और डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है तथा फेफड़ों में दाब बढ़ जाता है, और वायु मार्गों द्वारा बाहर निकल जाती है। और वायु क्या होगी, वायु मार्गों द्वारा बाहर निकल जाती है। देखिएगा, निःश्वसन में क्या था, डायाफ्राम पसलियां ऊपर गए थे, वो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएंगे। ठीक है ना, तो ये बात यहाँ पर ऐसी लिख दी गई है, पसलियां तथा डायाफ्राम अपनी पूर्व स्थिति में क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। जो आपकी पसलियां होती हैं और डायाफ्राम होता है, क्या होता है, पूर्व स्थिति में आ जाएंगे, तो जिससे क्या होगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा। उसमें क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इसमें क्या हो जाएगा, वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाता है। ठीक है ना, जब वक्ष गुहा का आयतन कम होगा तो फेफड़ों में दाब क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है ना, आयतन कम तो दाब क्या होना है, बढ़ना है, ये आप जानते हैं। जिससे क्या होगा, वायु बाहर निकल जाएगी। ठीक है ना, वायु क्या हो गई, फेफड़ों से बाहर निकल जाएगी। तो यही प्रक्रिया होती है किसमें, निःश्वसन में यही प्रक्रिया होती है। ठीक है, मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, पसलियां और डायफ्राम क्या हो जाएंगे, अपनी पूरी स्थिति में आ जाएंगे, जिससे वक्ष गुहा का आयतन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और फेफड़ों में दाब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जिससे वायु क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। ठीक है, अरे आयतन और दाब में आप लोग रिलेशन जानते ही होंगे यार। ठीक है ना, तो चलते हम लोग आगे। देखिएगा, इंस्पायरेशन यानी कि निःश्वसन जो होता है, देखिए इसमें कुछ ऐसी स्थिति बनती है जिसमें क्या हो रहा है, वक्ष गुहा का आयतन देखो बढ़ रहा है ना, बढ़ रहा है, और वायु कहाँ पर जा रही है, अंदर जा रही है। ठीक है, तो यही। और देखिएगा, यह जो दूसरा फिगर है, यह किसका स्थिति होती है, आपकी निःश्वसन यानी कि एक्सपायरेशन की स्थिति होती है, जिसमें देखिएगा क्या है, वक्ष गुहा का आयतन कम हो गया है। ठीक है ना, और जिससे क्या होगा, वायु बाहर की तरफ निकल जाएगी। आप दोनों में कंपेयर करके देख सकते हैं यहाँ पर आराम से, एक में क्या है, एक में आयतन बढ़ा हुआ है। ठीक है, निःश्वसन क्या है, आयतन बढ़ा हुआ है, इसमें क्या है, आयतन कम है। दोनों मामला यहाँ पर आपके क्या है, सामने है, आप आराम से इसे देख सकते हैं फिगर में। तो चलिए चलते हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे क्या है भाई साहब, फेफड़ों में गैसीय विनिमय यानी कि गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, यानी कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय कैसे होता है उसको देख लेते हैं। फेफड़ों में गैसीय विनिमय सामान्य विसरण द्वारा होता है। कौन सी प्रक्रिया द्वारा होगा, सामान्य विसरण द्वारा होगा। कूपिका कोश में उपस्थित वायु से ऑक्सीजन रुधिर केशिकाओं में तथा रुधिर केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड कूपिका कोश में विसरित हो जाती है। ठीक है ना, देखिएगा, आप लोग जानते हैं कि फेफड़ों में गैसीय विनिमय के लिए कौन जिम्मेदार होता है, कूपिका कोश होती है। तो कूपिका कोश में जो ऑक्सीजन होता है वो कहाँ पर चला जाता है, देखिए यहाँ पर फिगर में बना गया है, जो कूपिका कोश में आपका ऑक्सीजन होगा, वायु के साथ जो ऑक्सीजन आया है वह रुधिर केशिका में चला जाएगा, और जो रुधिर केशिका लेकर आ रही थी कार्बन डाइऑक्साइड को, वह कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर चली जाती है, कूपिका कोश में चली जाती है। इस फिगर में स्पष्टता बना दिया गया है। ठीक है, और इसको आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, एक डायग्राम मैंने यहाँ पर भी बना रखा है, इससे भी आप समझ सकते हैं। देखिएगा, यहाँ पर ऐसे बना दिया गया है कि कोपिका कोश में जो वायु थी, वायु में उपस्थित क्या था, आपका ऑक्सीजन था, वह कहाँ पर चला गया, रुधिर केशिका में चला गया, और रुधिर केशिका में जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वह कहाँ पर चली गई, कोपिका कोश में चली गई। ठीक है ना, आगे हम लोग देख ले सॉरी आगे हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीजन का परिवहन, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का परिवहन कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन रुधिर में उपस्थित हीमोग्लोबिन यानी कि श्वसन वर्धक, हीमोग्लोबिन क्या बोलते हैं, श्वसन वर्धक के साथ लगातार अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन नामक उत्पाद बनाता है, जिसका संपूर्ण शरीर में परिवहन होता है। ठीक है ना, देखिए अभी अभी हम लोग फेफड़ों में गैसीय विनिमय में पढ़ के आ रहे हैं। देखा होगा आप लोगों ने कि जो आपके देखिए फिगर है ना, ये आपको याद आ रहा होगा कि जो कूपिका कोश में जो वायु आई उसमें क्या था, ऑक्सीजन था। वो ऑक्सीजन कहाँ पर चला जाता है, रुधिर केशिकाओं में। और आप लोगों को पता है कि रुधिर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, और यही ऑक्सीजन आपके हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, और इसी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का पूरे शरीर में क्या होता है, परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन इसी प्रकार से हमारे शरीर में होता है। ठीक है ना, आप लोगों की बात भी समझ में आ गई होगी। अब लोग हम चलते हैं आगे। ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑन टिश्यू लेवल। ठीक है ना, यानी कि ऊतक स्तर पर गैसीय विनिमय कैसे होगा, इसे भी देख लेते हैं। ऊतक स्तर पर फेफड़ों की तरह किंतु स्वभाव में विपरीत गैसीय विनिमय होता है, अर्थात रुधिर से ऑक्सीजन
ऊतकों में मुक्त हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रुधिर में विसरित कर दी जाती है, या कर दी जाती है, कर हो जाती है, जो भी बात है, ठीक है ना। तो देखिएगा यहाँ पर आप आसानी से समझ सकते हैं, जो रुधिर में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, वह कहाँ पर चला जाएगा, ऊतकों में चला जाएगा, और ऊतकों के पास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह कहाँ पर चली जाती है, रुधिर में चली जाती है, ठीक है ना। तो क्या होता है, आपके ऊतक स्तर पर ऐसी गैसीय विनिमय ऐसे ही होता है, ठीक है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन, यानी कि अब देख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। फेफड़ों में कार्बन डाइऑक्साइड विनिमय के दौरान लगभग 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल के रूप में, 80 से 85% कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम व पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में तथा 10% कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में रक्त द्वारा फेफड़ों तक पहुंचती है। सामान्य विसरण द्वारा रक्त केशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों में चली जाती है, ठीक है। यानी कि देखिए जो पूरा कंटेंट लिखा गया इसका मतलब यह है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का विनिमय क्या होगा, एक कई भागों में होता है, लगभग 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनिक अम्ल में विसरित होती है, और क्या 80 से 85% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह सोडियम और पोटेशियम बाइकार्बोनेट के रूप में होती है, और सिर्फ 10% आपकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होती है, जैसा कि यहाँ पर एक चार्ट के माध्यम से बता दिया गया है, ठीक है ना। दिया लिखा गया क्या है, रक्त केशिकाओं से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है समान विसरण द्वारा कहाँ पर जाती है, फेफड़ों में। तो सबसे पहले 5 से 10% कार्बोनिक अम्ल के रूप में कहाँ पर जाएगी, फेफड़ों में जाएगी, और दूसरी बात क्या है, 80 से 85% जो होगी आपकी यह सोडियम और पोटेशियम के बाइकार्बोनेट के रूप में कहाँ चली जाती है, फेफड़ों में जाती है, और सिर्फ 10% आपकी कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पर जाती है, फेफड़ों में जाती है, और किस क्रिया द्वारा जाती है, सामान्य विसरण की क्रिया द्वारा जाती है, ठीक है ना। तो इसे आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा और इसे नोट भी करते जाइएगा, ठीक है, जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसे नोट करते जाइए आप लोग, ठीक है। तो मुझे लगता है यह भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो चलिए हम लोग लास्ट टॉपिक इस टॉपिक का पढ़ लेते हैं, मतलब इस वीडियो लेक्चर का ये लास्ट टॉपिक है, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन। आंतरिक या कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। कोशिका के भीतर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से ऊर्जा मुक्त होना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का बनना आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहलाता है। कोशिकीय श्वसन सभी जीवित कोशिकाओं में होता है, ठीक है ना। देखिएगा आंतरिक या कोशिकीय श्वसन क्या होता है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण जब होता है तो उससे क्या होती है, कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है ना। इसी इसी क्रिया को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन कहते हैं, ठीक है। देखिएगा जो इस चैप्टर के पिछले वीडियो लेक्चर्स में आपने जरूर पढ़ के आए होंगे, ऑक्सी और अनाक्सी श्वसन, ठीक है ना, वह एक प्रकार का क्या होता है, आपका कोशिकीय श्वसन ही होता है, जिसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ ऊर्जा मुक्त होती है, और क्या मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पीछे वाले वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उसे जाकर देख लीजिएगा। तो उन्हें क्या बोलते हैं, आंतरिक या कोशिकीय श्वसन बोलते हैं। मुझे लगता है अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जाते जाते बस आप लोगों से इतना करना चाहूँगा, यार सॉरी यार मेरे वीडियो लेक्चर्स थोड़ा लेट आते हैं, तो आप लोग कोर्स को लेकर परेशान मत होइएगा, मैं ख़त्म करवा दूंगा, ठीक है ना। तो इसके लिए आप लोग बिल्कुल ना परेशान रहें, कि कुछ लोगों को लग रहा होगा कि इतनी देर देर से वीडियो लेक्चर आ रहे हैं, क्या बात है। तो कुछ समस्याएं हो जाती हैं कभी कभी, तो ठीक है, तो थोड़ा सा लेट है आज। तो चलिए ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए आप लोगों का आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ, कोशिश करेंगे कि जल्द ही मिलें, ठीक है ना।